घायल कर दिया गया सांप अपने फन को फैला लेता है। यदि अग्नि को कुरेदा जाए तो उससे लपट भड़क उठती है। जब घायल सिंह क्रोध से दहाड़ता है तब रेगिस्तान की हवा उससे गूंज उठती है। जब आकाशीय बिजली बादल का सीना चीर देती है तो बादल अपनी बाढ़ लाने वाली शक्ति का प्रदर्शन करता है। जब आत्मा को उसकी सबसे अधिक गहराई तक छेड़ दिया जाता है तो महान जन अपने सर्वश्रेष्ठ योग्यता का उद्घाटन करते हैं। आंखें कमज़ोर होती हैं तो हो जाने दो, हृदय निर्बल होता है तो हो जाने दो, मित्रता विफल होती है तो हो जाने दो, प्रेम में धोखा होता है तो हो जाने दो, भाग्य 100 परेशानियां भेजता है तो भेजने दो, यदि घना अंधेरा राह को रोकता है तो रोकने दो, यदि प्रकृति तुम्हें नष्ट करने को अपनी भ्रिकुटी चढ़ा लेती है तो चढ़ा लेने दो। मेरी आत्मा जान ले कि तू दिव्य है, निरंतर आगे बढ़ती चल, निरंतर आगे बढ़ती चल, न दाएं मुड़ न बाएं मुड़, बढ़ती चल सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर। स्वामी विवेकानंद की ये प्रेरणाप्रद लाइन है, आज के माहौल में सटीक बैठती हैं। जैसा कि आज का माहौल चल रहा है प्रेजेंट टाइम का, इससे लड़ने के लिए ये लाइनें आपको प्रेरणा देंगी। तो मैं विकास सिंह आपके अपने चैनल ग्रो विद विकास पर स्वागत करता हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक होगा पीरियोडिक टेबल होगा। इससे पहले कुछ केमिस्ट्री के 5 या 6 लेक्चर हुए थे, उसी से आगे हम बढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल पर। ठीक, आज देखते हैं इसमें क्या क्या है, कैसे इसका पीरियोडिक टेबल का विकास होता है और कैसे पीरियोडिक टेबल में नए नए तत्व समाते हैं, पहले कितने थे, बाद में कितने थे। आज इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे, हर एक एलिमेंट के बारे में जानेंगे। जैसा कि आपको दिख रहा है पीरियोडिक टेबल, सेम इसी प्रकार का पीरियोडिक टेबल पहले कैसा था, अब कैसा हो गया, इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। ठीक, आइए देखते हैं क्या है पीरियोडिक टेबल। तो अगर हम पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करें तो इसके विकास से रिलेटेड अगर हम बात करें कि कब इसका विकास होता है, कैसे विकास होता है, कौन कौन से वैज्ञानिक इसके विकास में आते हैं, तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक आते हैं इसके विकास के लिए, जिनका नाम है विलियम प्राउट। एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है विलियम प्राउट। इन्होंने इसके बारे में बताने की कोशिश की 1815 ईस्वी। ये कब बताते हैं आपके 1815 ईस्वी में। इनका जो सिद्धांत होता है उसका नाम है एकक सिद्धांत। लेकिन ये सिद्धांत बहुत प्रचलित नहीं हुआ, बहुत लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, या फिर ये बहुत अच्छी तरीके से पीरियोडिक टेबल को डिस्क्राइब नहीं कर पाए, इसलिए इसके बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को ज्ञात नहीं है, पता नहीं है कहाँ से क्या आया। ठीक, तो इसमें इतना ही बस आप ध्यान रखिए, आपसे कभी पूछना हो कि इसके शुरुआती विकास में किन वैज्ञानिकों का योगदान रहा, तो आप बोल सकते हैं कि पहले वैज्ञानिक विलियम प्राउट आए थे जो पीरियोडिक टेबल के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी दिया था 1815 ईस्वी में, और इनके सिद्धांत का क्या नाम था, एकक सिद्धांत। यही आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि विलियम प्राउट ने कौन सा सिद्धांत दिया था। एकक सिद्धांत यानी कि एक एक एलिमेंट को लेकर ये अलग अलग तरीकों से समझाने की कोशिश किए थे, लेकिन फेल हो गए। इसलिए दूसरे वैज्ञानिक आते हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं, जिनका नाम है डोवर्नियर। डोवर्नियर नाम के वैज्ञानिक आते हैं। ये आते हैं आपके 1829 ईस्वी में अपना पीरियोडिक टेबल का कॉन्सेप्ट लेकर, जिसे बोला जाता है इंग्लिश में डोवर्नियर लॉ ऑफ ट्राइड्स। यानी कि अगर इसे हम हिंदी में बोलें तो डोवर्नियर का त्रिक सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत था, डोवर्नियर का त्रिक। ट्राइड्स का मतलब होता है 3 या त्रिक कह सकते हैं आप, त्रिक सिद्धांत। ये क्वेश्चन आपका कई बार एग्जामिनेशंस में पूछा हुआ है, तो इससे ध्यान दीजिएगा कि ये पूछता है कि डोवर्नियर ने कौन सा सिद्धांत दिया है, तो आप बताएंगे कि डोवर्नियर ने त्रिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। त्रिक सिद्धांत इसलिए क्योंकि ये इन्होंने 3 मेटल्स को लेकर समझाने की कोशिश की थी। और एक क्वेश्चन और पूछा हुआ है इनके बारे में, ये क्वेश्चन आया हुआ है एलपी में, पूछा हुआ है कि डोवर्नियर किस देश के वैज्ञानिक थे, तो आप आंसर बताइएगा।
डोवरनियर किस देश के वैज्ञानिक थे? ये आपके वैज्ञानिक थे जर्मनी के। ठीक, एक जर्मन वैज्ञानिक थे। वैसे इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए किस देश के थे, लेकिन पूछा हुआ है तो इसको भी ध्यान में रखिए। डोवरनियर आपके जर्मन के वैज्ञानिक थे। 1829 में इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया और इनके सिद्धांत का क्या नाम था? डोवरनियर लॉ ऑफ ट्राइड्स। तो इसके डीप में थोड़ा सा जाते हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या क्या चीज़ें इन्होंने बताई थी। आइए देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इन्होंने बताई थी, कैसे कैसे इन्होंने त्रिक सिद्धांत लाया था। ठीक, त्रिक सिद्धांत में इन्होंने किस प्रकार के एलिमेंट्स को लिया था उसे देखते हैं। तो ये सबसे पहले जो 3 एलिमेंट्स को लेते हैं वो एलिमेंट्स है आपके लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ये कौन कौन से एलिमेंट्स को लेते हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम यानी कि के। लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है 3, सोडियम का होता है 11 और पोटेशियम का होता है 19। ठीक, इसका परमाणु भार होता है, इसे परमाणु क्रमांक कहते हैं, जो नीचे लिखा जाता है। जो ऊपर लिखा जाता है वो होता है परमाणु भार। तो लिथियम का परमाणु भार होता है 7 के करीब में, 6.94 समथिंग होता है, तो उसे 7 लिखा जाता है। और सोडियम का होता है आपका 23 और पोटेशियम का होता है 39। ये होता है इनके परमाणु भार। ठीक, तो यहाँ से ये कैसे आते हैं, कैसे ये अपने त्रिक सिद्धांतों को समझाते हैं उसे देखते हैं। ये इनका कॉन्सेप्ट ये था कि अगर इनके परमाणु भारों को, ये जो आपके ऊपर वाले एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं लिथियम और पोटेशियम, इनके परमाणु भारों को लिया जाए, यानी कि लिथियम का परमाणु भार लीजिए प्लस पोटेशियम का परमाणु भार लीजिए और 2 से भाग दे दीजिए, तो जो वैल्यू आएगी वो किसकी होगी? सोडियम की होगी, यानी कि सोडियम का परमाणु भार निकल के आएगा। अब लिथियम का परमाणु भार होता है आपका 7, पोटेशियम का होता है 39 और 2 से भाग दे देंगे आप, तो 7 और 39 मिलकर कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा। और 46 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 23, यानी कि सोडियम का परमाणु भार कितना होगा? 23। तो इस प्रकार से इन्होंने अपने पहले ट्राइड्स को बताने की कोशिश की। इसके बाद इन्होंने 1-2 और ट्राइड्स के बारे में बताया। दूसरा ट्राइड्स था इनका कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम का। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का, ये दूसरा ट्राइड्स था इनका। और तीसरा जो ट्राइड्स था इनका वो था क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का। ये दूसरा हो गया आपका। और तीसरा था इनका क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का। तो ये 3 ट्राइड्स के बारे में बताते हैं। लेकिन आगे चलकर ये जो होता है आपका, इनका जो सिद्धांत होता है वो फेल कर जाता है। आगे चल के जो कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, मास को जोड़कर 2 से डिवाइड करके बीच वाले को लाते हैं, ये कॉन्सेप्ट इनका आगे चलकर फेल हो जाता है। जब ये डोवरनियर थे उस टाइम पर तत्वों की कुल खोज थी 53। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि डोवरनियर के समय पर कितने तत्वों की खोज हुई थी, तो आप आंसर बताएंगे 53 एलिमेंट्स की खोज हो चुकी थी। और इन्होंने जब ये अप्लाई करना शुरू किया तो ये कुछ हद तक जाते हैं, करीब 20, 25, 30 एलिमेंट्स तक जाते हैं, वहाँ तक तो ये काम करते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट इनका आगे जाके फेल हो जाता है। तो इनके सबसे बड़े फेलियर का कारण यही रहा। अब देखिए इसमें आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, उसको देख लेते हैं। सबसे पहला तो ये पूछ देगा कि डोवरनियर ने कौन सा सिद्धांत दिया, तो आपका आंसर होगा डोवरनियर ने त्रिक सिद्धांत दिया था, लॉ ऑफ ट्राइड्स दिया था। दूसरा किस सन में दिया था? दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है किस सन में दिया था, तो 1829 में दिया था। तीसरा क्वेश्चन आपके कहाँ के वैज्ञानिक थे? जर्मन के। और चौथा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कुल एलिमेंट्स की संख्या कितनी थी, तो आपका आंसर होगा 53। ठीक, इसके अलावा आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि ये बताइए कि डोवरनियर ने अपने ट्राइड्स में, त्रिक के सिद्धांत में, लिथियम और पोटेशियम के साथ किस तीसरे एलिमेंट को लिया था, तो आप आंसर बताएंगे सोडियम को लिया था।
इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। या फिर दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, बताइए कि स्ट्रोंशियम और बेरियम के साथ तीसरा तत्व कौन था, तो आपका आंसर होगा कैल्शियम। या फिर आपसे पूछ सकता है कि क्लोरीन और आयोडीन के साथ किन तत्वों को लिए थे, तो आपका आंसर होगा ब्रोमीन। ठीक, अब यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा ये कहाँ पे गड़बड़ होते हैं, यहाँ पे आप इनकी गड़बड़ी मिलती है। क्लोरीन का अगर मास देखा जाए तो कितना होता है, क्लोरीन का जो मास होता है 35.5 और आयोडीन का होता है 137। इसका 35 हो तो 35 ले लीजिए और इसका होता है 137। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे आप तो कितना मिलेगा, 35 प्लस 137, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, 172/2 डिवाइड करेंगे तो कितना है, 86 होगा। लेकिन एक्चुअल में ब्रोमीन का जो परमाणु भार होता है वो होता है 81.6। ठीक, और जिनके अकॉर्डिंग कितना आ रहा था, 86 आ रहा था। इस प्रकार से ये डोवर्नियर फेल हो जाते हैं। इसके बाद आपके एक और वैज्ञानिक आते हैं तीसरे नंबर के, जिनका नाम है कुक्स। 1854 में एक वैज्ञानिक आते हैं कुक्स नाम के, और ये देते हैं सजातीय श्रेणी का सिद्धांत। यानी कि सभी को जितने भी एलिमेंट्स उस समय मिले थे उनको सजातीय श्रेणियों में सजाकर समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं चल पाते हैं। इनका भी कॉन्सेप्ट फेल हो जाता है, कुक्स साहब का भी। उसके बाद एक और महान वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है न्यूलैंड्स ऑक्टेव सीरीज। न्यूलैंड ऑक्टेव सीरीज। न्यूलैंड का हिंदी में बोलेंगे न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। अब ये देखिए क्या क्या बताते हैं। अब ये किस प्रकार से ये अपने अकॉर्डिंग टेबल को सही करने की कोशिश करेंगे। पिछले 2-3 वैज्ञानिक जो आए उनका अनुभव लेंगे और फिर अपने बताने की कोशिश करेंगे। तो इनका नियम जो था और अलग था, ये अलग प्रकार से समझाने की कोशिश करते हैं। जब ये आते हैं तो कुल तत्वों की जो संख्या होती है वो होती है 56। और ये अरेंजमेंट कैसे करते हैं तत्वों का, ये कहते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 तत्व लेते हैं। इसके बाद जो 8वां तत्व आता है वो पहले और 8वें तत्व में उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज या फिर जो भी उनके और भी लक्षण होते हैं वो सभी क्या होते हैं, एक समान होते हैं। यानी कि हर 8वां तत्व पीरियोडिक दिखाएगा, पीरियोडिक फंक्शन को दिखाएगा। ये बताने की कोशिश करते हैं। ठीक, यानी कि आप इसे कह सकते हैं जैसे सारेगामा पाधा निसा सुरों के सिद्धांत होते हैं, सुर सिद्धांत के अकॉर्डिंग ये इसे बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये भी चल नहीं पाते हैं। इनका भी जो होता है, ये जो पहला ट्राइड्स बनाने की कोशिश करते हैं वो होता है आपका, जैसे मान लीजिए पहले नंबर पे कौन सा आता है, हाइड्रोजन आता है और दूसरे नंबर पे 9वें नंबर पे कौन आता है, फ्लोरीन आता है, फिर क्लोरीन आता है। तो ये इनका पहला अष्टक बनता है। 8-8 के 7-7 के गैप पे जो अष्टक बनाते हैं ये होता है इनका पहला सीरीज। लेकिन ये सीरीज जो होती है इनकी कैल्शियम के बाद काम करना बंद कर देती है। कैल्शियम परमाणु क्रमांक 20, इसके बाद इनका जो सिद्धांत होता है वो फेल कर जाता है। ठीक, इसके बाद इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। इसके अलावा आप यहाँ पे कोबाल्ट और निकिल को भी ये एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। जो यहाँ पे आपको कोबाल्ट दिख रहा है और निकिल दिख रहा है, इनको भी ये एक साथ रख के फंस जाते हैं। कोबाल्ट और निकिल को एक ही साथ रख देते हैं ऐसे करके, यहाँ भी ये फंस जाते हैं। तो अब देखिए इसमें आपसे इनके अकॉर्डिंग आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। न्यूलैंड्स में ये पूछ सकता है कि ऑक्टेव सीरीज किसने दिया, तो आंसर होगा आपका न्यूलैंड ने दिया। न्यूलैंड के टाइम पर कितने तत्व थे, तो दूसरा आंसर होगा आपका 56 था। या फिर
अलग से पूछता है कि सूर्य सिद्धांत किसका था, तो आप बताएंगे न्यूलैंड का था। और ये कहाँ तक गए, तो बताएंगे कैल्शियम तक गए, 20 तक गए। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं जो जिनका प्रमाणिक था, जिन्हें माना गया, जिनको पीरियोडिक टेबल का खोजकर्ता कहा जाता है, वो थे वैज्ञानिक आपके मेंडलीफ, जिनके बारे में आप इंटर से और हाई स्कूल से जिनके पीरियोडिक टेबल को देखते आए होंगे। तो सबसे प्रमाणिक और अच्छा, उस टाइम का अच्छा मेंडलीफ ने ये दिया था तत्वों को सजाने का। और एक चीज़ और दिमाग में हमारे कन्फ्यूजन रहती है कि क्यों हम पीरियोडिक टेबल को पढ़ते हैं, क्या ज़रूरत है। तो ज़रूरत ये है कि जैसे मान लीजिए अलग अलग तत्व हैं, उनके अलग अलग लक्षण हैं, तो उनको समझने और जानने के लिए सभी को एक पास लाया गया, ताकि मान लीजिए अगर हमने किसी एक ग्रुप के बारे में जान लिया, जैसे मान लीजिए आपने पहले ग्रुप के बारे में जान लिया, पहले ग्रुप में हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम, तो अगर किसी एक के भी गुणों के बारे में आप जानते हैं तो दूसरे गुणों को, दूसरे तत्वों के गुणों को अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो यही है आपका पीरियोडिक टेबल, जो आपके कंपाउंड्स बनाने में मदद करता है। अलग अलग तत्वों को लेकर मैक्सिमम कंपाउंड्स बनाए जा सकते हैं। ये तभी पॉसिबल है जब आप सभी एलिमेंट्स के गुणधर्मों को जानते हों, प्रॉपर्टीज़ को जानते हों, तभी आप ऐसा कर सकते हैं। इसीलिए इस पीरियोडिक टेबल को बनाया गया था। तो हमारे अगले वैज्ञानिक हैं मेंडलीफ, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, मेंडलीफ साहब आते हैं, पीरियोडिक टेबल देते हैं, और ये अपना सिद्धांत कब देते हैं, 1869 ईस्वी। मेंडलीफ साहब आते हैं और बहुत हद तक एक अच्छा पीरियोडिक टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। और ये किसके अकॉर्डिंग बैठाते हैं, तत्वों को किस चीज़ के अकॉर्डिंग लेते हैं, तो आप कहेंगे ये तत्वों को उनके एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग लेते हैं। ठीक, और ये वैज्ञानिक थे आपके रसिया के। आप कह सकते हैं किसके अकॉर्डिंग बैठाते हैं, तो आप कहेंगे एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग। ये तत्वों को बैठाने का जो इनका क्रम था वो था एटॉमिक मास। ठीक, इसके अलावा अगर हम इसके जो डिफिनेशन है उसको बात करें तो होता है कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ऐसा सिद्धांत या फिर प्रिंसिपल डिफिनेशन आप लिखा हुआ देखते हो। तो जब मेंडलीफ आते हैं तो उस टाइम पर कुल तत्वों की जो संख्या होती है वो हो जाती है 63। 63 एलिमेंट्स को लेकर ये समझाने का प्रयास करते हैं। और 63वां एलिमेंट्स कौन था, तो आप बताएंगे वो था मरकरी, Hg। ठीक, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी का आखिरी तत्व कौन था, तो आप बताएंगे Hg, मरकरी था। ठीक, चलिए इसके बाद इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को देख लेते हैं। क्या क्या इनके द्वारा गलतियां होती हैं, क्या क्या मेंडलीफ साहब गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से मोज़ले को आधुनिक पीरियोडिक टेबल देने की ज़रूरत पड़ती है। तो इनके एडवांटेज को देख लेते हैं, क्या क्या इन्होंने सही चीज़ किया। तो सबसे पहले इनका एडवांटेज ये था कि जो भी आपके पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स थे उनको पढ़ने में सुविधा हो गई, यानी कि अध्ययन में सुविधा, अध्ययन में सुविधा हो गई। दूसरा क्या था, तत्वों की भविष्यवाणी करना आसान हो गया, यानी कि आने वाले समय में कौन से तत्व आएंगे इसकी अवधारणा को रख दिया। इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल में जगह छोड़ी हुई थी, जैसा कि आप यहाँ पे अभी फिल हुआ देख रहे हैं, ये सारी जगह छूटी हुई थी। अभी अभी ये फिल हो रहे हैं, नए नए तत्व आ रहे हैं, नए नए तत्वों की खोज की जा रही है। जैसे कि अभी आपका जो लेटेस्ट एलिमेंट है, फिलहाल तो अभी पीरियोडिक टेबल में कुल आपके 118 तत्व हैं। 118 तत्वों पर ही हम बात करते हैं, लेकिन अगर करंट में देखा जाए तो इस समय करंट में कुल आपके 126 एलिमेंट हो गए हैं।
लेकिन हम बात केवल 118 पे ही करेंगे। कभी अगर आपसे पूछता है कि कितने तत्व हैं तो आप 118 ही बताएंगे। कुछ तत्व जो 8 बढ़े हुए दिख रहे हैं ये अभी अभी हाल ही में खोजे गए। ठीक, इसके अलावा एडवांटेज इनका था तत्वों की भविष्यवाणी कर सकता, तत्वों का सही परमाणु भार ज्ञात करना, तत्वों का सही परमाणु भार, सही परमाणु भार को ज्ञात करना संभव हो चुका। इसके अलावा तत्वों के यौगिकों की प्रकृति, क्या उनका प्रकृति था, नेचर ऑफ कंपाउंड्स जानने में मदद मिला, नेचर ऑफ कंपाउंड्स, इसे जानने में मदद मिली। ठीक, तो ये इनका एडवांटेज था मेंडलीव साहब का। अब इनके डिसएडवांटेज को देख लेते हैं, जिसकी वजह से इनके पीरियोडिक टेबल को अमान्य कर दिया गया और मोजले साहब को आना पड़ा। तो डिसएडवांटेज, अवगुण या दोषों को देखते हैं, क्या दोष थे, डिसएडवांटेज क्या था, उसे जानते हैं। हर पॉइंट्स को नोट करते हुए चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए जा रहे हैं, इन सभी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या था अवगुण या दोष, इन्होंने जो तत्व को पीरियोडिक फंक्शन में बनाने की कोशिश की, उनके क्या अवगुण थे उसे जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला इनका अवगुण ये था कि हाइड्रोजन को इन्होंने पहले, ये जो आप हाइड्रोजन एलिमेंट देख रहे हैं, इन्होंने हाइड्रोजन को पहले में और 17वें पीरियड में, फर्स्ट ग्रुप, पीरियड नहीं फर्स्ट ग्रुप बोलिए, फर्स्ट ग्रुप में और 17 ग्रुप में, दोनों में दिखाने की कोशिश किया, क्योंकि इसके लक्षण जो होते हैं हाइड्रोजन को दोनों से मैच करते हैं, इसलिए इन्होंने पीरियोडिक टेबल में अपने हाइड्रोजन को पहले ग्रुप में भी रखा और 17वें ग्रुप में भी रखा। इसके अलावा जैसे कुछ तत्व होते हैं, जैसे कुछ असमान तत्वों को इन्होंने एक साथ रख दिया, कुछ असमान तत्व, असमान तत्वों को एक साथ रखना। अब कौन कौन से असमान तत्व थे जिनको इन्होंने एक साथ रखा, तो लिथियम सोडियम पोटेशियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम, ये लिथियम सोडियम पोटेशियम ये आपके क्या होते हैं, अति क्रियाशील धातु होते हैं। इन अति क्रियाशील धातुओं के साथ इन्होंने मुद्रा धातुओं कॉपर, Ag, सिल्वर, Au को रख दिया। इनके साथ किसको रख दिया, कॉपर को, Ag को और Cu, Cu नहीं Au, गोल्ड को। तो इसके साथ इन्होंने रख दिया। ये क्या था, अति क्रियाशील था, वो क्या थे, मुद्रा धातु थे। दोनों के प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग अलग थे और इसको इन्होंने एक साथ रखकर सबसे बड़ी गलती कर दी। इसके अलावा तीसरी जो सबसे बड़ी गलती इनकी होती है वो होती है, इन्होंने हाइड्रोजन हैलोजन ग्रुप, इसे 17 ग्रुप को हैलोजन ग्रुप बोला जाता है, जो स्टार्ट होता है आपका फ्लोरीन से। इसको हैलोजन्स को, हैलोजन के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी, कोई जगह नहीं छोड़ा। इनके पीरियोडिक टेबल में हैलोजन्स के लिए कोई भी जगह नहीं थी। ये भी इनका सबसे बड़ा डिफॉल्ट साबित हुआ। इसके अलावा कुछ तत्व अगर ये परमाणु भार के अकॉर्डिंग चलते हैं, ये भी जो था मेंडलीव जो थे, ये भी इन्होंने भी एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले छोटा कम मास वाला, फिर अधिक मास वाला, फिर अधिक मास वाला। तो सबसे कम मास वाले बढ़ते हुए क्रम में, मास के बढ़ते हुए क्रम में इन्होंने अरेंज किया, लेकिन एक जगह ये भी फेल हो जाते हैं। और कहाँ फेल होते हैं, आइए चौथे डिसएडवांटेज में देखते हैं कि ये फेल कहाँ पे होते हैं। फेल होते हैं ये
चौथा जो डिसएडवांटेज है इनका, ये देखिए यहाँ पे कोबाल्ट है और यहाँ पे है निकेल। तो ये करते क्या हैं, कोबाल्ट का जो परमाणु भार है वो होता है 58.93, ये इसका परमाणु भार है। और जो निकिल होता है, निकिल का परमाणु भार होता है 58.69। तो अब यहाँ पे कौन सा परमाणु भार अधिक है, परमाणु भार आपका अधिक है कोबाल्ट का और कम किसका है, निकिल का। लेकिन इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में क्या किया था, अगर हम परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में आगे बढ़ रहे हैं तो निकिल पहले आना चाहिए, कोबाल्ट बाद में आना चाहिए। लेकिन इन्होंने गलती क्या कर दी, कोबाल्ट को पहले रख दिया और निकिल को बाद में रख दिया। ठीक, इसके अलावा आइए इनके पांचवें अवगुण को, पांचवें दोष को देखते हैं। पांचवा दोष इनका ये था, समस्थानिकों के लिए इन्होंने कोई स्थान नहीं छोड़ा। समस्थानिक यानी कि आइसोटोप्स, आइसोटोप्स के लिए इन्होंने कोई भी जगह नहीं छोड़ी। आइसोटोप्स जैसे मान लीजिए कि क्लोरीन का आइसोटोप्स एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं, या फिर हाइड्रोजन के आइसोटोप्स। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स कौन कौन से होते हैं, 1H1, 1H2, 1S3 होते हैं। इसे प्रोटियम बोला जाता है, इसे ट्राइटियम बोला जाता है, इसे ड्यूटेरियम बोला जाता है। इन सब के लिए इनके पास कोई स्थान नहीं था। या फिर दूसरा एग्जाम्पल आपका क्लोरीन हो गया, क्लोरीन का एक 35 होता है और दूसरा होता है आपका एक 37 होता है। तो इनके लिए भी इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में जगह नहीं छोड़ी थी। ये भी इनके लिए सबसे बड़ा डिसएडवांटेज साबित होता है। इसके अलावा धातु तथा अधातु तत्वों के बीच में छठवां जो इनका डिसएडवांटेज था वो था धातु तथा अधातु तत्वों के बीच में कोई स्पष्ट विभाजन रेखा नहीं थी। धातु तथा अधातु तत्वों के बीच में इन्होंने कोई भी स्पष्ट विभाजन रेखा नहीं रखी। जैसे धातु अलग रहेंगे और धातु तत्व अलग रहेंगे। जैसे इधर के तत्व क्या हुए आपके, धातु तत्व, इधर के तत्व अधातु। यहाँ बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम, इसके इधर आपके अधातु तत्व पाए जाते हैं। ये होते हैं आपके उपधातु तत्व और इधर होते हैं आपके धातु तत्व। इसके लिए भी इन्होंने कोई अच्छा प्रबंधन नहीं किया। इस प्रकार से इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज थे, जिसकी वजह से मेंडलीव साहब फेल कर जाते हैं और फिर एक नए वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है मोजले। मोजले साहब आधुनिक पीरियोडिक टेबल के जन्मदाता कहे जाते हैं। अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछता है कि पीरियोडिक टेबल के जन्मदाता कौन है, तब आंसर आप बताएंगे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के जन्मदाता हैं, जो रसिया के रहने वाले थे। अगर ये पूछता है कि आधुनिक आवर्त सारणी के जन्मदाता कौन थे, तब आपका आंसर होगा मोजले। तब आपका आंसर क्या होगा, मोजले। मोजले ये अपना सिद्धांत लेके आते हैं 1913 में, आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी, ठीक। जो आपके सामने आज पीरियोडिक टेबल दिखाई दे रहा है, इसी को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। ये जो टेबल है इसको दिया था महान वैज्ञानिक मोजले, और मोजले ने क्या क्या बताया उसको देखते हैं। मोजले की आवर्त सारणी में क्या था और इन्होंने अपने तत्वों को कैसे अरेंज किया, उसे समझने का प्रयास करते हैं। अभी तक जितने भी वैज्ञानिक आए थे वो तत्वों को कैसे अरेंज कर रहे थे, परमाणु भार के अकॉर्डिंग अरेंज कर रहे थे। जो पहले के वैज्ञानिक थे उन्होंने कैसे अरेंज किया, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग। अब जब मोजले साहब आते हैं, ये अपना नया थ्योरी देते हैं और ये एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग नहीं, ये अरेंज करते हैं तत्वों को एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग, यानी कि परमाणु
क्रमांक के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं, ठीक। और ये लोग परमाणु भार के अकॉर्डिंग। तो ये जो एटॉमिक परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु भार क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो केमिस्ट्री जो इससे पहले पढ़ाई गई थी आपके लेक्चर्स, उसमें जाके देखिए, आपको पता चलेगा। परमाणु क्रमांक जो होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एलिमेंट, एक एलिमेंट में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन मौजूद हैं, वही उसके परमाणु क्रमांक होती है। और उसी के अकॉर्डिंग ये आपका पूरा पीरियोडिक टेबल बना हुआ है, ठीक। इसके अलावा इनका जो सिद्धांत था, अगर सिद्धांत की बात करें तो ये कैसे डिफाइन करते हैं, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं, पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। ये इसकी डिफिनीशन इन्होंने दिया था, ठीक। उसके अलावा इनके बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज की बात नहीं की जाती है, केवल ज़्यादातर एडवांटेज ही मिलता है। और जो भी आपके आज के कंपाउंड्स बनाए जाते हैं वो मोजले के पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग ही बनाए जाते हैं। तो इसमें अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात किया जाए तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है इसमें कि इन्होंने कुल मिला के पीरियड्स की जो संख्या है, कितने पीरियडों की संख्या रखी। तो पीरियड यानी कि आवर्त, इनके पीरियोडिक टेबल में कुल मिला के 7 आवर्त थे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। इसके बाद इनमें ग्रुप वर्ग की जो संख्या थी वो थी 18, और कुल तत्वों की संख्या कितनी थी इनके समय पे 118। अब कई बार ये पूछ देता है कि 118वां तत्व कौन सा था, तो 118वां तत्व था ऑर्गेनेशन, ओजी, यहाँ पे दिया हुआ देखिए 118वां तत्व ओजी है, ऑर्गेनेशन। तो इनको भी ध्यान में रखिए, ये भी कई बार पूछ देता है। इसके अलावा आपसे इनके पीरियोडिक टेबल के बारे में पूछ सकता है कि किस आवर्त में कितने एलिमेंट पाए जाते हैं, उनको भी देख लेते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं उसमें, क्या क्या मौजूद है चीज़ें जो आपके लिए हेल्पफुल हो और आपके एग्जामिनेशन के लिए। ये जो टॉपिक है आपका रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो आप आराम से इसका नोट्स बना सकते हैं और नोट्स बना के पढ़ सकते हैं, ठीक। तो अगर बात किया जाए पहले फर्स्ट पीरियड के बारे में, तो फर्स्ट पीरियड में कुल तत्वों की संख्या थी 2। कौन कौन से, एक था हाइड्रोजन, दूसरा था हीलियम। और दूसरा पीरियड जब आता है इनका, दूसरा पीरियड आता है, तो दूसरे पीरियड में कुल तत्वों की संख्या 8 थी। तीसरे पीरियड में कुल तत्वों की संख्या फिर से 8 थी। अब 8 देखिए कहाँ पे है, लिथियम, बेरिलियम, फिर बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान। इधर कितने हो गए, 6, 6 + 2 8। ऐसे ही आपका तीसरे पीरियड में भी कितना, 8। चौथे पीरियड में कुल तत्वों की संख्या 18 है, फिर पाँचवें में भी 18 तत्व हैं, छठवें वाले पीरियड में आपके तत्वों की संख्या 32 हो जाती है। लेकिन अगर डायरेक्टली यहाँ पर छठवें पीरियड में आप काउंट करेंगे तो 32 नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि लैंथेनाइड सीरीज के तत्वों को यहाँ से उठाकर यहाँ पे रख दिया जाता है। देखिए सीजियम, बेरियम 2 तत्व हो गए, 2 के अलावा आपका लैंथेनाइड से स्टार्ट होता है 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। फिर यहाँ से काउंट कीजिए 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। 32वां तत्व कौन सा है, रेडॉन, ठीक। तो ऐसे ही 7 वाले पीरियड में भी अब 32 तत्व हैं और इसके आगे ये तत्व चल रहा है। अगर पूछता है आपसे क्वेश्चन कभी कि कौन सा पीरियड अधूरा है, तो आपका आंसर होगा 7वां पीरियड अधूरा है, उसमें काम चल रहा है, उसमें आपके नए नए तत्व खोजे जा रहे हैं, उसमें फिक्स किए जा रहे हैं। बात करते हैं, बताया गया था कि आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में की संरचना जो है दिया था आपके मोजले साहब ने, और ये बताया था कि इसमें 118 तत्व होते हैं, जिसमें से 98 आपके प्राकृतिक होते हैं और 20 क्या होते हैं आपके कृत्रिम होते हैं, यानी कि प्राकृतिक नेचुरल रूप से बनाए गए, ठीक।
और ये आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की संरचना है, जिसमें एस ब्लॉक आता है और अगला होता है आपका डी ब्लॉक और फिर पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। अब इनको हम अकॉर्डिंग टू ब्लॉक पढ़ने की कोशिश करते हैं, कहाँ पर कौन से एलिमेंट आते हैं और उनमें क्या क्या आपस में रिलेशन होते हैं, उन सभी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक, तो आइए एक एक ब्लॉक को लेके चलते हैं। सबसे पहले हम एस ब्लॉक को लेते हैं और देखते हैं एस ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं और उनके गुणधर्म प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। तो आइए सबसे पहले हम इस ब्लॉक, जो एस ब्लॉक होता है, उसके बारे में बात करते हैं। क्या होता है एस ब्लॉक आपका, आखिर इसे एस ब्लॉक ही क्यों कहा जाता है? तो एस ब्लॉक इसलिए क्योंकि इसका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होता है, जो आखिरी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहाँ होते हैं? यस सब सेल में होते हैं। आखिरी इलेक्ट्रॉन के यस सब सेल में होने की वजह से इस ब्लॉक के सभी एलिमेंट्स को यस ब्लॉक का एलिमेंट कहा जाता है। ठीक, तो इसका अगर कभी फुल फॉर्म पूछ दे, वैसे पूछता तो नहीं है, फिलहाल इसका यस का फुल फॉर्म होता है सार्प। इसको भी ध्यान में रख सकते हैं, हो सकता है रेलवे एनटीपीसी या ग्रुप डी में आपसे पूछ दे। आइए इसमें देखते हैं क्या क्या एलिमेंट्स हैं और उनको याद करने के क्या क्या तरीके हैं, कैसे उन एलिमेंट्स को आप याद रख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो एलिमेंट्स से रिलेटेड होते हैं, उनके पोजीशन से रिलेटेड होते हैं। आखिर ये एलिमेंट्स कहाँ पे पाए जाते हैं, इनका नाम क्या होता है, इनकी खोज कैसे कब क्यों हुई, इन सारी चीज़ों से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो आइए देखते हैं, आपको पहले बताया जा चुका है कि जो पीरियड की संख्या होती है, कुल पीरियड की संख्या कितनी होती है? पीरियड की संख्या 7 होती है और ग्रुप्स की संख्या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अकॉर्डिंग टू मोजले 18 होती है। ठीक, ये चीज़ बताई जा चुकी है आपको। और इसमें देखते हैं क्या क्या एलिमेंट्स हैं और उनके क्या क्या नाम हैं। नाम के अकॉर्डिंग भी समझते हुए चलते हैं और याद करने का ट्रिक भी देखते हैं कि क्या है इनको याद करने का तरीका। सबसे आसान तरीका क्या है उसको याद करने का, उन सारी चीज़ों को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक, इसके बाद ये हो जाएगा आपका फर्स्ट पीरियड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और यहाँ पे आएगा आपका फिफ्थ पीरियड, फिर आएगा आपका सिक्स्थ, फिर सेवेंथ। तो अब देखिए पहले पीरियड में फर्स्ट पीरियड फर्स्ट ग्रुप कौन सा एलिमेंट होता है? तो आपको पता होगा हाइड्रोजन होता है। ठीक, फर्स्ट पीरियड फर्स्ट ग्रुप, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 होता है। तो अगर हम हाइड्रोजन के बारे में बात करें तो ये बहुत बड़ा विवादास्पद एक एलिमेंट रहा है, जिसको कभी फर्स्ट ग्रुप में रखा जाता है तो कभी 17th ग्रुप में रखा जाता है हैलोजेंस के साथ। तो इसकी क्यों ऐसा हुआ, क्या चीज़ थी? अगर इसके खोज के बारे में हम बात करें तो इसकी खोज किया था हेनरी कैवेंडिश ने। हेनरी कैवेंडिश ने इसकी खोज की थी, इसलिए एच से इसका एलिमेंट का नाम आता है। हेनरी कैवेंडिश ने खोज कैसे किया था? तो ये जिंक और क्लोरीन नामक तत्वों पे काम कर रहे थे उस टाइम पे, इनको हाइड्रोजन के बारे में क्लू मिला और वहाँ से इन्होंने हाइड्रोजन की खोज की, और एक बहुत बड़ी खोज मानी जाती है हाइड्रोजन की खोज। आने वाले समय में आपकी गाड़ियाँ हाइड्रोजन ईंधन से ही चलेगी। अगर कभी ये क्वेश्चन पूछ दे कि सब ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो आप बताएंगे हाइड्रोजन पाई जाती है। ठीक, इसके बाद इसके पोजीशन के बारे में, हाइड्रोजन के पोजीशन के बारे में जो स्थिति है, क्या है, क्यों है, उस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। इसका पोजीशन विवादास्पद क्यों है? तो क्यों है, इसका कारण मेन रीज़न ये है कि ये हाइड्रोजन का जो आउटर मोस्ट सेल होता है, आउटर मोस्ट सेल, इसके आखिरी इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें केवल आपका एक कैटायन पाया जाता है, जिसे 1+ कैटायन कहते हैं। इस हाइड्रोजन वाले
फर्स्ट पीरियड को, इस हाइड्रोजन वाले फर्स्ट ग्रुप को कहा जाता है क्षारीय तत्व, क्षारीय तत्व या क्षारीय एलिमेंट कहा जाता है, या फिर एल्कली एलिमेंट, इंग्लिश में से एल्कली एलिमेंट बोला जाता है। और दूसरा जो होता है आपका स्थिति इसकी हाइड्रोजन हैलोजेंस 17th ग्रुप में रखा जाता है। इसमें क्या इसकी स्थिति होती है, इन्हीं पे विवादास्पद होता है। तो इसमें स्थिति ये होती है कि हाइड्रोजन जो होता है आपका कभी क्षारीय तत्वों की भांति व्यवहार करता है और कभी हाइलोजेंस की भांति व्यवहार करता है। ठीक, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में 1+ कैटायन होता है और इसके आउटर मोस्ट सेल में 1- एनायन होता है। यही इसका सबसे बड़ा कारण है दोनों में इसके प्रॉपर्टीज को दिखाने का। ठीक, और 1- आयन कैसे होता है तो आप देख सकते हैं, इसके अगर हम कॉन्फ़िगरेशन बनाएं तो ये बनता है आपका 17 का 2, 8 और 7, यानी कि आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, ये किसी से एक इलेक्ट्रॉन लेगा और ये बनाएगा 1- एनायन बनाएगा और यहाँ पे 1+ कैटायन बनाएगा। तो ये इसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टीज होती है जिसकी वजह से ये दो पोजीशनों में भटकता रहता है, जिसको बताने में आपके महान वैज्ञानिक मेंडली फेल हो गए थे और इसको सही किया आपके मोजले साहब। ठीक, तो ये इसके विवादास्पद की कहानी रही। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपका इम्पॉर्टेंट है इनके एलिमेंट्स के एल्कली अर्थ मेटल और एल्कली मेटल एलिमेंट्स के बारे में जानने की। तो ये जो होता है आपका फर्स्ट ग्रुप, इसको बोला जाता है एल्कली एलिमेंट, क्षारीय तत्व। ठीक, इसमें अब कौन से आपके तत्व आते हैं, इसमें आपके कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। तो पहला आता है आपका हीलियम, उसके बाद कौन सा आता है लिथियम। लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 3 होता है। इसके बाद आता है आपका सोडियम जिसका परमाणु क्रमांक 11 होता है और इसके बाद आता है 11 के बाद आपका तत्व आता है। अब देखिए इन तत्वों को जानने के लिए, अभी इससे पहले मैं बताया था किस पीरियड में क्या क्या होता है। पहले पीरियड में 2 तत्व होते हैं, दूसरे में आपके 8 होते हैं, तीसरे में 8 होते हैं और चौथे में आपके 8 के बाद 18 होते हैं, फिर आपके 32 आते हैं। ये चीज़ बताई गई है अभी अभी आपको। तो यहाँ पे क्या कीजिए, आप इनके तत्वों के परमाणु क्रमांकों को जानने के लिए क्या करेंगे, बस सीधे सीधे इसमें आप क्या कीजिए, जोड़ते जाइए। पहले वाले पीरियड से आप दूसरे में आए तो कितना जोड़े हैं, 2 जोड़े हैं। दूसरे से आप तीसरे में आएंगे तो कितना जोड़ेंगे, दूसरे वाले में तीसरे में आएंगे तो आपको जोड़ना पड़ेगा 8 जोड़े हैं 3 में तो कितना मिला 11। अब 11 में 8 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 19, और 19 परमाणु क्रमांक किसका होता है, के, पोटेशियम का। अब देखिए 8 भी जुड़ गया, 2 भी जुड़ गया, तो बचा क्या अब 18 और 32 बचा। अब इसमें अगर हम 18 जोड़ दें, 19 में 18 जोड़ें तो कितना होगा 37, और 37 परमाणु क्रमांक किसका होता है, रुबिडियम का। ठीक, फिर से 18 इसमें जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 37 में अगर आप 18 जोड़ते हैं तो आपको मिलेगा 55 परमाणु क्रमांक किसका होता है, सीजियम का। CS इसका सिंबल होता है। इसके बाद फिर से आप इसमें आप कितना जोड़ेंगे, अब आपको जोड़ना पड़ेगा 32। अगर आप 32 जोड़ते हैं इसमें तो कितना मिलेगा 87, और 87 किसका परमाणु क्रमांक होता है, फ्रांसियम। तो ऐसे आप परमाणु क्रमांकों को इस तरीके से उनमें 2, 8, 8, 18 और 32 जोड़कर आप सभी के परमाणु क्रमांकों को बहुत आसानी से लिख सकते हैं, उन्हें याद कर सकते हैं और उनको ध्यान दे सकते हैं। ठीक, अब इनको याद करने का तरीका क्या होता है, कैसे आप याद करेंगे,
इंटरमीडिएट में इन चीज़ों को आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, बहुत सारी जगहों पे मिल जाते हैं ये ट्रिक यही होता है इसका याद करने का। यच से हेलीना हो जाता है, इन तीनों को मिला के एक साथ बनाया जाता है हेलीना। क्या हो जाता है? हे ली ना ने की फॉर की, रब से, रब सी एस से हो गया से, रब से, यफार से हो गया फरियाद। हेलीना ने की रब से फरियाद। अब इसको आप ऐसे आसानी से याद रख सकते हैं। ऐसा इसलिए इसको याद करने की क्या ज़रूरत है? इसको याद करने की ज़रूरत है, कभी कभी कई बार आपके रेलवे के एग्जामिनेशंस में पूछा हुआ है कि आखिर हाइड्रोजन जो पहला ग्रुप है, पहले ग्रुप का 7वें पीरियड का पहला तत्व बताइए। तो आप कैसे बता सकते हैं? फ्रांसियम। अगर ये चीज़ आपको ध्यान में है तो बता सकते हैं। तीसरा चौथा कौन है? ऐसे ही बता सकते हैं। दूसरा कौन है? तभी बता सकते हैं। कहीं भी किसी भी तरीके से आपसे घुमा कर पूछता है क्वेश्चन तो बहुत आसानी से आप इसे बता लेंगे। ठीक, तो हमने बात कर लिया किसके बारे में? पहले ग्रुप के बारे में, जिस ग्रुप को एल्कली एलिमेंट्स बोला जाता है। अब आइए दूसरे के बारे में बात करते हैं, जिसे एल्कली अर्थ मेटल या फिर एल्कली अर्थ एलिमेंट्स बोला जाता है। जिसमें पहला तत्व कौन सा होता है? इसमें आपका पहला तत्व होता है Be, बेरिलियम। दूसरा तत्व कौन सा होता है? बेरिलियम का आपका परमाणु क्रमांक क्या होगा? 4। अब 4 में अगर आप जोड़ते हैं 8 तो 8 4 कितना होगा? 12। 12 किसका परमाणु क्रमांक होता है? मैग्नीशियम का। ठीक, अब इसमें कितना जोड़ेंगे बताइए? 12 में कितना जोड़ेंगे? 12 में अगर 8 जोड़ते हैं आप फिर से तो कितना मिलेगा? 20। 20 किसका होता है? कैल्शियम का परमाणु क्रमांक। अब 20 में कितना जोड़ेंगे? 18 जोड़ेंगे। 20 में 18 जोड़ेंगे तो मिलेगा आपको 38। स्कूटर होता है स्ट्रॉन्सियम, स्ट्रॉन्सियम का परमाणु क्रमांक। और इसके बाद आपका इसमें अगर 18 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा आपका? 38 में 18 जोड़ेंगे तो मिलेगा आपको 56। 56 किसका होता है? Ba, बैरियम होता है। Ba से बैरियम होता है। इसके बाद इसमें जोड़ेंगे आप तो मिलेगा 88। अगर आप इसमें 18 जोड़ते हैं Ra। आइए अब इसको याद करने का तरीका देखते हैं, क्या क्या तरीका हो सकता है, इन्हें कैसे आप याद रख सकते हैं इन सभी चीज़ों को। कई बार ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछ देता है कि कौन सा तत्व धातु है, कौन सा तत्व उपधातु है। इन सब चीज़ों को भी ध्यान देना होगा कि कौन कौन से तत्व धातु होते हैं, कौन कौन से उपधातु होते हैं। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन जो होता है आपका एक गैस होता है। इनके अलावा जितने भी तत्व होते हैं सभी के सभी मेटल होते हैं। सीजियम, रुबिडियम, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम। इसको छोड़ के ये आपका जो फ्रांसियम होता है ये एक मेटोलाइड होता है, उपधातु होता है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बनता है, कई बार पूछा हुआ है कि पहले ग्रुप में कौन सा तत्व है जो उपधातु है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, फ्रांसियम। और इसमें थोड़ी बहुत क्वालिटी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की भी होती है। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि कौन सा है जो थोड़ा बहुत रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का गुणों को रखता है। तो आपका आंसर होगा फ्रांसियम। चलिए अब आते हैं सेकेंड ग्रुप की बात करते हैं। फर्स्ट ग्रुप की बात हो गई, अब हम बात करेंगे सेकेंड ग्रुप की। आइए देखते हैं सेकेंड ग्रुप में क्या क्या एलिमेंट्स हैं, कैसे याद करेंगे। एलिमेंट्स को हमने लिख लिया है। इसके याद करने का तरीका ये होगा, Be से आप लिख सकते हैं बेटा, Mg से मांगे, Ca से कार, Sr से स्कूटर, Ba से बाप, Ra से रोए, बाप रोए। अब इसको एक साथ देखिए,
बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। तो बेटा जब भी कार स्कूटर पिताजी से मांगता है तो पिताजी रोने लगते हैं, वो बताने लगते हैं कि कितनी परेशानी है, ये सब मत मांगो, स्कूटी तो बिल्कुल मत मांगो। ठीक, तो ऐसे आप इनको ट्रिक बनाकर याद कर सकते हैं और अपने दिमाग में रख सकते हैं। और आइए अब हम बात करेंगे पी ब्लॉक के बारे में। पी ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप हैं और उन ग्रुपों की क्या प्रॉपर्टीज़ है और उन तत्वों की क्या विशेषताएं हैं, सभी चीज़ों को देखेंगे। तो आइए पी ब्लॉक में सबसे पहले हम बात करते हैं 13 ग्रुप की। कहाँ पे होता है? एस ब्लॉक होता है आपका 1, 2, 3 से 12 तक डी ब्लॉक होता है और पी ब्लॉक में आपके 13 से 18 तक का ग्रुप होता है। तो हम सबसे पहले ग्रुप 13 ग्रुप के बारे में बात करेंगे। इस ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट हैं और इस ग्रुप में कौन सा पहला तत्व आता है। तो सबसे पहला 13 का यहाँ पे कौन सा तत्व आता है? 13 ग्रुप में सबसे पहला तत्व आता है आपका बोरान, जिसका सिंबल क्या होता है? बोरान का सिंबल होता है B। जिसका परमाणु क्रमांक क्या होता है? तो बहुत आसानी से आप परमाणु क्रमांक बता सकते हैं। इसका परमाणु क्रमांक होता है 5। ठीक, इसके बाद आपका इस ग्रुप में कौन सा तत्व आता है, ये जानने के लिए आप क्या करेंगे? तो ये जानने के लिए आपको मैंने ट्रिक बताया है कि क्या क्या चीज़ें इसमें आप ऐड करते चलिए। सबसे पहले इसमें ऐड करेंगे 8 को, तो आप जैसे ही 8 ऐड करेंगे क्या मिलेगा? 13, और 13 परमाणु क्रमांक होता है एल्युमिनियम का। ठीक, अब एल्युमिनियम को ऐड करने के बाद अब किससे ऐड करेंगे आप? कितना ऐड करेंगे? अब यहाँ पर आप 18 ऐड करेंगे और 18 जैसे ही ऐड करेंगे इसमें एल्युमिनियम में, तो आपको मिलेगा 18 ऐड करने पर 31 किसका परमाणु क्रमांक होता है? गैलियम का। अगर ये चीज़ें नहीं याद हैं तो एक बार इनके परमाणु क्रमांक और इनको कम से कम याद रखिए, ये आपके लिए बेनिफिट होगा। फिर से 18 ऐड करेंगे आप इसमें 31 में, तो आपको मिलेगा 949, और 49 किसका परमाणु क्रमांक होता है? तो आपको पता होगा यह परमाणु क्रमांक होता है इंडियम का। और इसके बाद आता है थैलियम, ये किसका होता है? इंडियम का। इसका संकेत होता है आयन। अब इसके बाद इसमें आप 32 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा? एक इधर आ जाएगा, 5, 3, 8, 81 आएगा। और एक इसका परमाणु होता है थैलियम का, जिसे Tl से प्रेजेंट किया जाता है। ठीक, ये आपके 5 तत्व हो गए किसके? ग्रुप नंबर 13 के। अब इनको याद करने का क्या तरीका होगा? या फिर बोरान। अब बोरान पहला तत्व है तो बोरान के बारे में हम याद करें कि क्या क्या चीज़ें, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसकी खोज किया था एक गेलुनाक और डेनी नाम के वैज्ञानिक ने। इसकी खोज के लिए जिम्मेदार कौन है? गेलुनाक और डेनी नामक वैज्ञानिक जिम्मेदार हैं। और इसे याद करने का तरीका ये होता है, B फॉर बैगन, AL फॉर आलू, GA फॉर आलू बैगन, बैगन आलू गाजर, IN से इन कर लीजिए इसको, और TL से लिख लीजिए थाली। बैगन आलू गाजर इन थाली, ये इसको याद करने का तरीका होगा। इसको याद करके आराम से आप आंसर बता सकते हैं। ठीक, कोई भी क्वेश्चन अगर पूछता है तो। अब इसके बाद इसमें देखिए एक नए तत्व की खोज हुई है। ये अक्सर पूछ देता है कि 13वें ग्रुप में कौन सा नया तत्व खोजा गया है। जब आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो पीरियोडिक टेबल में नीचे जगह खाली रखता है, UUT, UUB ऐसे कुछ लिखा रहता है। तो वहाँ सब क्यों छोड़ा गया? क्योंकि नए नए तत्वों का खोज होता रहता है। और इसके बारे में कौन बताया था सबसे पहले? मेंडलीफ ने अपने पीरियोडिक टेबल में नए जगहों को छोड़ा था। किसकी वजह से छोड़ा था? क्योंकि उन्हें पता था कि आने वाले समय में ऐसे ऐसे तत्वों की खोज हो सकती है। ये उनके पीरियोडिक टेबल की
सबसे बड़ी विशेषता थी। तो अब ये नया तत्व कौन सा आया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो ये नया तत्व आया है नाइकोनियम नाम का, NiCH, नाइकोनियम। ये है न्यू एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप। और इसका संकेत क्या होता है, तो इसका संकेत होता है NH। परमाणु क्रमांक कितना होगा, तो इसमें 32 जोड़ दीजिए, 32 जोड़ेंगे कितना मिलेगा 3, और 3 जोड़ेंगे तो 113, यानी कि नाइकोनियम का परमाणु क्रमांक हो जाएगा आपका 113, और ये होगा आपके 13 ग्रुप का नया एलिमेंट। ठीक है, अब आइए अगले ग्रुप के बारे में देखते हैं। अगला ग्रुप है आपका कार्बन फैमिली का, इसे बोला जाता है बोरान फैमिली। और अगला ग्रुप होगा आपका कार्बन फैमिली, पी ब्लॉक का ही कार्बन फैमिली। इसको नोट करते चलिए, समझते चलिए। अगर कहीं कुछ दिक्कत होती है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए, या फिर कोई सुझाव होता है तो उससे भी आप दे सकते हैं। उन सुझावों पर ध्यान दिया जाएगा और उन्हें सुधार कर एक और अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश किया जाएगा। ठीक, तो अब आते हैं, हम बात करते हैं अगला ग्रुप 13 ग्रुप हो गया। 14 ग्रुप के बारे में बात करते हैं। 14 ग्रुप का पहला तत्व होता है कार्बन, इसलिए इसे कार्बन फैमिली भी बोला जाता है। ये भी ध्यान दीजिएगा कौन सा होता है, तो कार्बन फैमिली। कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। ठीक, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। इसके अलावा इसके बाद आते हैं तत्व आपके कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड, SnPb। टीन का फार्मूला होता है Sn और ये होता है आपका Pb। अब हम इस ग्रुप के बारे में बात करते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं इस ग्रुप को आप कैसे याद रख सकते हैं। तो C कार्बन को आप लिख सकते हैं, कार्बन को क्या लिख सकते हैं, कार्बन को आप लिख सकते हैं, कोई भी ट्रिक बना लीजिए। कार्बन को आप अब देखिए इसको याद करने का क्या तरीका होगा। हम 14वें ग्रुप के बारे में बात करेंगे। 14वें ग्रुप में आपके तत्व पाए जाते हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, Sn से होता है टीन, Pb से होता है लेड। इनका परमाणु क्रमांक 6, 14, 32, 50, 82। अब इसको कैसे याद कर सकते हैं, कहे Si से सीता, G से जी, सीता जी, सुनो, Pb से प्रभु, कहे सीता जी सुनो प्रभु। ठीक, अब इसमें देखिए कई बार ये भी पूछ देता है कि कौन सा इस तत्व में, इस ग्रुप में नॉन मेटल है, कौन सा मेटल है, कौन सा मेटलॉइड है। इसको भी जान लीजिए। ये जो दोनों होते हैं ये होते हैं आपके मेटल, यानी कि धातु। ये दोनों क्या होते हैं, मेटल यानी कि धातु। और ये दोनों क्या होते हैं आपके मेटलॉइड, यानी कि उपधातु। दोनों क्या होते हैं, उपधातु होते हैं। और ये क्या होता है आपका कार्बन, कार्बन होता है आपका नॉन मेटल। ठीक, कार्बन होता है आपका नॉन मेटल। तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए चलिए, ये भी आपसे पूछ सकता है। आइए अब 15वें ग्रुप की ओर चलते हैं। 15वें ग्रुप के बारे में जानते हैं, क्या उसके एलिमेंट्स हैं, क्या उसके
स्पेसिफिकेशंस हैं। अब आइए 15वें ग्रुप के बारे में बात करते हैं। 15वें ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं? तो पाया जाता है, पहला आपका होता है नाइट्रोजन, इसके फुल फॉर्म को भी लिख लीजिए नाइट्रोजन। दूसरा होता है आपका फास्फोरस, तीसरा होता है आपका आर्सेनिक, चौथा होता है आपका एंटीमोनी, और ये होता है आपका बिस्मथ। ये तत्व पाए जाते हैं आपके। अब इसको कैसे याद कर सकते हैं? या फिर नाइट्रोजन की खोज के बारे में बात करें तो इसकी खोज किया था रदरफोर्ड ने, इसकी खोज किया था रदरफोर्ड ने। और नाइट्रोजन फैमिली, इसे कहा जाता है नाइट्रोजन फैमिली, या फिर इसे बोला जाता है नाइकोजेंस। नाइकोजेंस इस फैमिली को नाइकोजेंस भी बोला जाता है और नाइट्रोजन फैमिली भी बोला जाता है। नाइट्रोजन की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। ठीक, और इसको याद करने का क्या तरीका होगा? तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, एसबी से सब, बीआई से बीमार। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार हैं। किससे बीमार हैं? कोविड-19 से बीमार हैं। ठीक, तो आप इनको ऐसे भी याद कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। इसके अलावा आप देखिए, इसमें नए तत्वों की खोज की बात होगी तो इसमें एक नया तत्व खोजा गया है जिसका नाम है मॉस्कोवियम। तो यहाँ पर एक नया तत्व आएगा, इसका नाम है मॉस्कोवियम। इसको ध्यान में रखिए, ये होगा इस तत्व का, इस ग्रुप का नया एलिमेंट मॉस्कोवियम, जिसका सिंबल होता है Mc। अब इसमें 32 जोड़ के इसका परमाणु क्रमांक लिख सकते हैं आप। 32 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 5 होगा, और ये हो जाएगा 115। ये इसका परमाणु क्रमांक होगा। तो इस ग्रुप के बारे में हमने क्या जाना? यह है नाइट्रोजन फैमिली, जिसे नाइकोजेंस भी बोलते हैं। इसमें नाइट्रोजन पहला तत्व होता है, इसकी खोज कौन करता है? रदरफोर्ड करते हैं। फिर फास्फोरस आता है, फिर आपका आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सारे तत्व आते हैं, जिसमें से आपके फास्फोरस क्या होता है? मेटल होता है। फास्फोरस मेटल नहीं होता है, फास्फोरस आपका नॉन मेटल होता है। और दो मेटल केवल इसमें आपका बिस्मथ होता है। मेटल कौन सा होता है? केवल बिस्मथ आपका मेटल होता है। ये आपका नाइट्रोजन जो होता है, आपका नाइट्रोजन और फास्फोरस जो होते हैं, ये होते हैं आपके नॉन मेटल। ठीक, आर्सेनिक और एंटीमोनी आपके मेटलॉइड्स होते हैं, यानी कि उपधातु होते हैं। बिस्मथ क्या हो गया? मेटल। ठीक, अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब आइए 16वें ग्रुप के बारे में बात करते हैं। 16वें ग्रुप को क्या बोला जाता है? इसे ऑक्सीजन
ऑक्सीजन फैमिली बोला जाता है। ये होता है आपका ऑक्सीजन फैमिली। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है ऑक्सीजन का? 8 होता है। ठीक, इसके अकॉर्डिंग आप सभी के लिख सकते हैं। ऑक्सीजन हो गया ये, इसकी फुल फॉर्म को भी लिखते चलिए। ऑक्सीजन ये होता है आपका सल्फर, और ये होता है आपका सेलेनियम, और ये होता है आपका टेलुरियम, और ये होता है आपका पोलोनियम। ये इसके तत्व होते हैं। अब इनको याद करने का सबसे आसान और सरल तरीका ये है कि सीधे सीधे इसको याद कर लीजिए आप। क्या ट्रिक बनाई जा सकती है इसके लिए? सबसे आसान कोई ट्रिक हो सकती है क्या? ओल्ड स्टाइल से टीपो ऐसे भी बोल सकते हैं। ओ फॉर ओल्ड, यस से स्टाइल, से टी से टी, पीओ से पो। ओल्ड स्टाइल से टीपो, ये इसके याद करने का सबसे आसान तरीका होगा। या फिर कोई भी ट्रिक आप बना के याद कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसमें देख लेते हैं कौन से तत्व आपके इंपॉर्टेंट हैं। टेलुरियम एक ऐसा इंपॉर्टेंट तत्व है, ये आपका एक मेटोलाइट्स होता है। मेटोलाइट्स यानी कि उपधातु, या फिर इसे मिश्र धातु भी कहा, मिश्र धातु नहीं, उपधातु या अर्धधातु भी कहा जाता है। इसके बाद पोलोनियम। पोलोनियम आपका एक रेडियो एक्टिव, एक भारी तत्व होता है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। तो इनको भी ध्यान में रखिए। जो इंपॉर्टेंट तत्व होते हैं उनके बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछ देता है। इसके बाद आइए अब हम अगले ग्रुप में बढ़ते हैं। और ऑक्सीजन फैमिली को, ऑक्सीजन फैमिली के अलावा चैल्कोजेंस भी बोलते हैं, इसको भी लिख लीजिएगा। ऑक्सीजन फैमिली को चैल्कोजेंस फैमिली भी बोला जाता है। ऐसे पूछ सकता आपसे क्वेश्चन कि चैल्कोजेंस फैमिली का दूसरा तत्व बताइए, क्या होगा? सल्फर। अगर आप नाम नहीं जानते रहेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक, आइए अब आगे बढ़ते हैं 17वें ग्रुप की ओर। अब आइए 17वें ग्रुप के बारे में बात करते हैं। 17वें ग्रुप को और किस नाम से जाना जाता है ये भी पूछ सकता है, या फिर आप बोल सकते हैं फ्लोरीन की फैमिली, या फिर बोल सकते हैं हेलोजेंस। इनको हेलोजेंस के नाम से भी जाना जाता है। हेलोजेंस। फ्लोरीन एफ होता है, फ्लोरीन सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत बार पूछा हुआ है एग्जामिनेशंस में फ्लोरीन के बारे में। Cl होता है आपका क्लोरीन, ये होता है आपका ब्रोमीन, जिसे द्रव धातु कहा जाता है। इसके अलावा I से होता है आयोडीन, At से होता है आपका स्टैटीन। ऐसे आप इनको याद रखिएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इनको याद करने का शॉर्ट तरीका क्या हो सकता है तो उसको भी लिख लीजिए। फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल BR से बाहर, I से आई, AT से आंटी। फिर कल बाहर आई आंटी, इसको ऐसे याद कर लीजिएगा। और इसके अलावा इस ग्रुप में कौन सा तत्व नायक हो जाएगा तो उसको भी ध्यान में रखिएगा। एक तत्व है TS, जिसे टेनेसियन कहा जाता है, या फिर टेनेसियन या फिर टेनेसाइन। टेनेसियन है टेनेसाइन, जिसका परमाणु क्रमांक है 117 और ये TS से रिप्रेजेंट होता है। तो इसमें बस इतना ही है। आइए अब आगे बढ़ते हैं 18वें ग्रुप की ओर, लास्ट ग्रुप की ओर, और उसके बारे में भी कुछ जान ले। अब बात होगी 18वें ग्रुप के बारे में। देखते हैं 18वें ग्रुप में क्या है। 18वें ग्रुप को किन विभिन्न नामों से जाना जाता है ये भी जान लीजिए। इसको 18वें ग्रुप को नोबेल ग्रुप, या फिर इनर्ट ग्रुप, या फिर जीरो ग्रुप भी बोला जाता है। तो इसको ध्यान में रखिए, इसको 3 अलग अलग नामों से जाना जाता है।
ठीक, इसमें आते हैं, देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो इसमें आपका पहला तत्व होता है ही मतलब हेलियम, इसका परमाणु क्रमांक आपको पता ही होगा 2 होता है। इसके बाद आता है आपका नियॉन, इसके बाद आता है आर्गन, फिर आता है क्रिप्टॉन, फिर आता है जीनॉन, फिर आता है आपका Rn, रेडान नामक तत्व आता है इसके बाद। ठीक, इसमें देखते हैं आपको अब इन तत्वों को याद करने का क्या तरीका होगा, इसको देख लेते हैं। ये तत्व आपके पहले बहुत समय पहले खोजे गए थे, इसमें नया कौन सा तत्व जुड़ा है ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, तो आइए इसको याद करने का तरीका आपका ये होगा, आप हीलियम को इसका फुल फॉर्म भी लिखते हुए चलिए। हीलियम को, इसे हीलियम, इसे नियॉन, इसे आर्गन बोला जाता है और इसको क्रिप्टॉन बोला जाता है, इसको जेनॉन। ये सभी की सभी अक्रिय गैसें होती हैं। अक्रिय गैसें होने का मतलब होता है इनका जो ऑक्टेट होता है, ऑक्टेट यानी कि अष्टक होता है, ये कंप्लीट होता है। इनका अष्टक जो होता है ये आपका कंप्लीट होता है। कंप्लीट होने का मतलब ये हुआ कि इनके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, यानी कि अब यह किसी भी तत्व से अभिक्रिया या क्रिया नहीं करेंगे। आइए देखते हैं, ये होता आ रहा आपका रेडॉन। हीलियम से आप लिख सकते हैं हीना, याद करने का तरीका में यहाँ पे देख रहे हैं क्या होता है, हीना, नेहा, नियॉन से नेहा, AR से और कर लीजिए, फिर क्रिप्टॉन को कैटरीना कर लीजिए, यक्सी से जिंदा, आर्यन से लिख लीजिए रहें। हीना, नेहा और कैटरीना जिंदा रहें। ऐसे आप इनका ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। अब इसमें जो आखिरी तत्व खोजा गया है वो है OG, जिसका परमाणु क्रमांक है 18। ये है आपका वह न्यू एलिमेंट जो इस वर्ग में खोजा गया है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि इस वर्ग में कौन सा नया तत्व खोजा गया है, तो आपका आंसर होगा ऑर्गेनेशन OG, जिसका परमाणु क्रमांक है 118। यह भी एक इनर्ट गैस होता है। तो बस इसमें इतना ही रहने देते हैं। आइए आवर्त की विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो आवर्त में 2 विशेषताएं होती हैं। एक होता है आपका जब दाएं से बाएं की ओर बढ़ते हैं तब किन किन चीज़ों में परिवर्तन होता है। दूसरा होता है आपका जब ऊपर से नीचे आते हैं तब तत्वों में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम बाएं से दाएं जाने पर, यानी कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या क्या होता है, यानी कि लेफ्ट टू राइट बढ़ने पे क्या क्या होता है जब आप दाएं से बाएं जाते हैं। किन चीज़ों में वृद्धि होती है, किन चीज़ों में कमी होती है, बार बार यही चीज़ें पूछी जाती हैं। तो देखते हैं वृद्धि किन किन चीज़ों में होती है। वृद्धि यानी कि इंक्रीमेंट या इंक्रीज, ये चीज़ किन किन चीज़ों में होती है। पहली चीज़ क्या है जिसमें वृद्धि होती है, तो वो होता है इनके अधात्विक गुण। अधात्विक गुणों में वृद्धि होती है। अगर आप पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं जाएंगे, अगर आप पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं बढ़ते हैं तो इनके अधात्विक गुणों में वृद्धि होती है। दूसरा किस चीज़ में वृद्धि होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन बंधुता बोला जाता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता में वृद्धि होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से इंग्लिश में बोलते हैं बंधुता को। और तीसरी कौन सी चीज़ है जिसमें वृद्धि होती है, तो तीसरी चीज़ है आपकी विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में वृद्धि होती है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आपका
इलेक्ट्रॉन को आकर्षण करने की उसकी क्षमता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। ठीक, अब कौन सा तत्व सबसे अधिक ऋणात्मक होता है विद्युत, तो वो आपका फ्लोरीन होता है, इसमें वृद्धि होती है। सबसे कम कौन सा होता है, तो आपका सीजियम होता है। आइए इसके अलावा आपका जो चौथा पॉइंट होगा जिसमें वृद्धि होती है वो होता है आपका आयनन विभव। आयनन विभव, आयनाइजेशन पोटेंशियल इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ये चार चीज़ें होती हैं जिसमें वृद्धि होती है बाएं से दाएं जाने में, अगर आप पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं जाते हैं तो। किन किन चीज़ों में, और धात्विक गुणों में वृद्धि होती है, यानी कि धातु कम होंगे और धात्विक बढ़ती जाती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता में, या फिर इसे इलेक्ट्रॉन प्रीति भी बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंग्लिश में, विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनन विभव, आयनाइजेशन पोटेंशियल में, इन चारों चीज़ों में वृद्धि होती है। तो इस पे क्वेश्चन आपके एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए, तो इसको ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, स्टार मार्क बना लीजिए और नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं किन किन चीज़ों में कमी होती है, इसको भी देख लेते हैं, किन किन चीज़ों में घटते हैं, किस में कमी होती है। कमी किसमें आती है, घटता है, लिख लीजिएगा डिक्रीज होता है। क्या क्या डिक्रीज होता है, आइए देख लेते हैं। पहली चीज जो डिक्रीज होती है वो है आपकी रासायनिक क्रियाशीलता। रासायनिक क्रियाशीलता, रासायनिक क्रियाशीलता पहले तो घटती है, बाद में बढ़ती है। रासायनिक क्रियाशीलता पहले घटती है, बाद में बढ़ती है। दूसरी चीज क्या है जिसमें घटती है, तो वो है इसका परमाणु आकार। परमाणु आकार जब भी आप बाएं से दाएं जाएंगे पीरियोडिक टेबल में तो परमाणु आकार हमेशा घटता है, ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु आकार में वृद्धि होती है। ठीक, तो अब यहाँ पे तीसरी चीज क्या है जिसमें जो चीज बढ़ती है, जो चीज घटती है, इसकी परमाणु आकार तो आपका घटता ही है, इसके अलावा इसका जो बेसिक नेचर होता है, बेसिसिटी, भास्मिक गुण हिंदी में बोलते हैं, भास्मिक गुण, इसमें आपकी कमी आती है। तो ये तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जिसमें कमी आती है। इसके अलावा अगर हम ग्रुप की बात करें तो जस्ट ग्रुप में इसका अपोजिट होता है। जो भी चीज़ें आवर्त में होती हैं उसका जस्ट अपोजिट होता है आपका जब आप ग्रुप में आते हैं, वर्ग में आते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर रासायनिक क्रियाशीलता पहले घटती है तो यही वर्ग में बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, आपका बढ़ रही होगी। ये बाद में बढ़ती है तो उसमें पहले घटने लगेगी। परमाणु आकार इसमें क्या हो रहा है, आपका घट रहा है, वही जब ग्रुप में आएंगे आप ऊपर से नीचे तो यही परमाणु आकार आपका बढ़ने लगेगा। ठीक, तो इसको ध्यान रखिए। यही देखिए भास्मिक गुणों में आपका कमी आ रही है, घट रहा है, वही जब ग्रुप में जाएंगे तो ये बढ़ने लगेगी। जो चीज़ें आने की आवर्त में पीरियड में घट रही होंगी या बढ़ रही होंगी तो जस्ट उसका अपोजिट होगा आपका वर्ग में। तो बस इतना ही ध्यान रखिए, इससे ज़्यादा इसमें ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। पी ब्लॉक के बाद हम बात कर लेते हैं डी ब्लॉक की। अब यहाँ पर डी का फुल फॉर्म होता है डिफ्यूज या फिर डिफ्यूजन, यानी कि संक्रमण। इसका मतलब होता है संक्रमण तत्व। इसमें कौन कौन से तत्व होते हैं, संक्रमण तत्व होते हैं। कहाँ से कहाँ तक होता है ये ग्रुप में, ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 तक होता है। ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 तक। इसका पहला तत्व होता है स्कैंडियम Sc, जिसका परमाणु क्रमांक होता है आपका 21,
और इसका 12वां ग्रुप का पहला तत्व होता है Zn, जिसका परमाणु क्रमांक क्या होता है 30। तो इसमें कौन कौन सी, बस इसके मेन इंपॉर्टेंट चीज़ों को देख लेते हैं, बहुत सारी चीज़ों को नहीं देखेंगे। इसमें आपका ग्रुप नंबर 11 होता है जिसे सिक्का धातु बोला जाता है। ग्रुप नंबर 11 जिसे सिक्का धातुएं बोला जाता है। कौन कौन सी धातुएं आती है इसमें? इसमें आता है आपका कॉपर, दूसरा आता है Ag सिल्वर और तीसरा आता है Au गोल्ड। तो इसको भी ध्यान में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद आता है आपका ग्रुप नंबर 12। ग्रुप नंबर 12 में Zn, Cd और Hg आते हैं। जो इस ग्रुप के ग्रुप नंबर 12 में Zn, Cd और Hg आते हैं, जो ये अपवाद होते हैं, अपवाद डी ब्लॉक के अपवाद होते हैं। अपवाद इसलिए क्योंकि यह संक्रमण को शो नहीं करते हैं, तो इसको ध्यान में रखिए। बस डी ब्लॉक में इतना है। इसके बाद आइए एफ ब्लॉक की बात कर लेते हैं। आइए अब एफ ब्लॉक के बारे में बात कर लेते हैं। अगर यहाँ से एफ के फुल फॉर्म कभी पूछता है तो बताइएगा। इसका एफ का फुल फॉर्म होता है फंडामेंटल ब्लॉक। ये ब्लॉक आपका बाहर, आप देखते होंगे पीरियाडिक टेबल में इस ब्लॉक को बाहर कर दिया गया। इसका मेन रीजन ये था कि जब मोजले इसको पीरियोडिक टेबल को उसमें रख रहा था, इससे एफ ब्लॉक को, तो पूरा पीरियोडिक टेबल की संरचना गड़बड़ हो जा रही थी। इस वजह से इसको बाहर कर दिया गया। यानी कि एक ऐसा सदस्य जिसको रखने से परिवार में दिक्कत हो रही थी, अब उस सदस्य को बाहर निकाल दिया गया ताकि उस परिवार की संतुलन को बनाए रखा जा सके। तो इसमें आपसे क्वेश्चन ये पूछ देता है कि लैंथेनाइड सीरीज कहाँ से कहाँ होती है, तो आपका आंसर होगा लैंथेनाइड सीरीज 58 से 71 तक होती है। और 58 क्या होता है? सेलेनियम नामक तत्व होता है, और लॉरेंशियम ल्यूटेनियम, Lu से ल्यूटेनियम होता है। ये दो तत्व होते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ देता है एक्टिनाइड सीरीज कहाँ से कहाँ तक होती है, या फिर पहला तत्व कौन सा है? तो पहला तत्व है आपका इसका TH, थोरियम होता है, जिसका परमाणु क्रमांक 90 होता है। और ये कहाँ तक होता है? लॉरेंशियम तक, Lr, जिसका परमाणु क्रमांक 103। तो अगर पूछता है आपसे एक्टिनाइड सीरीज कहाँ तक से कहाँ तक है, तो आपका आंसर होगा 90 से 103 तक है। ठीक। इसके अलावा आपसे ये भी पूछ सकता है कि किस ब्लॉक में सबसे अधिक रेडियो एक्टिव तत्व पाए जाते हैं, तो आपका आंसर होगा एक्टिनाइड सीरीज में, यानी कि इसमें सबसे अधिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट पाए जाते हैं। मैक्सिमम रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहाँ पाए जाते हैं? इस वाले तत्व। तो ये इसकी सबसे मूलभूत जानकारी हुई जो आपसे पूछता है और पूछा हुआ है। ठीक। तो ये आपका पीरियोडिक टेबल है। इसके अलावा कई सारे इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनते हैं जिनको आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और देख लेते हैं हम, पोजीशन ऑफ एलिमेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ देता है पोजीशन ऑफ एलिमेंट, कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, या फिर किसी भी एलिमेंट को दे दिया और आपसे पूछ देगा कि ये चीज़ कहाँ पे पाई जाती है, ये चीज़ किस आवर्त में, किस वर्ग में पाई जाती है। तो हेडिंग डालिएगा पोजीशन ऑफ एलिमेंट, स्थिति। पोजीशन ऑफ एलिमेंट क्या होती है? जैसे कोई पोजीशन दिया गया, कोई एलिमेंट दिया गया, जैसे मान लीजिए आपसे नाइट्रोजन दे रहा है N, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 7, एग्जाम्पल के तौर पे ले लें, और पूछ दे कि यह किस आवर्त में और किस ग्रुप में पाया जाता है, तो आप कैसे निकालेंगे? तो सीधे सीधे इस 7 को तोड़ दीजिए, यानी कि इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में ले जाइए। तो KLMN आपने पढ़ा होगा, जो सेल होते हैं, तो पहले वाले में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2, और दूसरे वाले में 5। ठीक। तो यहाँ से आप आसानी से बता सकते हैं ये किस वर्ग में है। देखिए पहला वाला जो है आपका ये बताता है, किसको शो करता है? ये शो करता है आपके
पीरियड को, तो पीरियड कौन सा होगा, सेकेंड पीरियड होगा। और यहाँ पे जो 5 दिया हुआ है, तो जब भी यह 2 से अधिक हो तो क्या कीजिए, जब भी यह 2 से अधिक, जब भी यहाँ पर जो दूसरा लास्ट वाला रहता है ये 2 से अधिक हो तो उसमें 10 जोड़ देते हैं, उसमें 10 जोड़ देते हैं, वही आपका आवर्त होता है। यानी कि 5 में अगर आप 10 जोड़ देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 15। आवर्त बोला हूँ, वर्ग होता है, ग्रुप होता है। तो ये कौन सा ग्रुप होगा इसका, ग्रुप नंबर 15 होगा। यानी कि नाइट्रोजन कहाँ पाया जाता है, नाइट्रोजन की स्थिति क्या होती है, 15वें ग्रुप में होता है और दूसरे आवर्त में।